अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जुमातुल मुबारक है, 18 सितंबर सन है 2020। अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, जो वर्ल्ड बैंक का एक फ़ोरम जिसने पाकिस्तान को $6 अरब की पेनल्टी डाली थी रेकोडेक केस में, उस पर स्टे ऑर्डर पाकिस्तान को मिल गया। अब पाकिस्तान को ये $6 अरब पे करने की अभी ज़रूरत नहीं है और यह मुकदमा चलेगा। तफसील आपको बताता हूँ आगे चल कर के ये कहानी कैसी है, इस मुल्क को लूटने की किस तरह से कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टे ऑर्डर मिल गया $6 अरब पाकिस्तान को। इन हालात में जबकि हमारी इकॉनमी इतनी शटर्ड है, पे करने की ज़रूरत नहीं। और इस पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको जो वर्ल्ड बैंक है उसने तस्लीम किया है, और ये जो स्टे ऑर्डर दिया इससे ये ज़ाहिर होता है कि आगे चलकर भी पाकिस्तान इस मुकदमे में कामयाबी हासिल कर सकता है। थोड़ा आपको बताऊंगा कि मुकदमा है क्या, कैसे पाकिस्तान को लूटने की कोशिश की गई और अब किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला आया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, वो भी एक नेपोटिज़म और ये करप्शन की एक मिसाल है। इससे प्राइम मिनिस्टर को सबक सीखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है वो किस तरह उनके एतमाद को मजरू करते हैं। अब राशिद खान, अरशद खान, ये आप देखें, ये वो लोग हैं जिन पर बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को एतमाद था। मैं उसमें और इस फ़ैसले में एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पीटीवी के एमडी, उनको चेयरमैन, उनको डिज़ोल्व किया गया, और दूसरा ये कुछ लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है कि ये दोबारा इस केस के लिए कंसिडर नहीं किए जा सकते, इस पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जा सकते, क्योंकि जिस अंदाज़ में उन्होंने सारा ये काम किया है, ये पूरी एक कहानी है जो ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ आगे चलकर। और एक जो तीसरी स्टोरी आज हम शामिल करेंगे अपनी इस वीडियो में, वो है ये जो फैटफ के हवाले से कानून साजी हुई, और उसमें बिल्कुल वही केस ये यहाँ पर रिपीट हुआ है। जो सेनेट में जो इंतखाबात थे चेयरमैन के, कि उसमें अपोजिशन की वैसे तादाद ज़्यादा थी लेकिन वोट कम निकले। अब भी जॉइंट सेशन में तकरीबन 40 के करीब अपोजिशन के लोग हैं जो नहीं आए, और अब मौलाना कह रहे हैं कि तहकीकात की जाएँ। लेकिन एक सितम ज़रीफ़ी देखें, मौलाना के अपने भाई और उनकी अपनी पार्टी के बंदे भी उस सेशन से गायब थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज एक मीटिंग की है जिसमें उन्होंने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए जो एक इलामिया के करारदाद क्या हो उस पर बात करने की कोशिश की है। लेकिन मेरी फ़ोन पर कोई JUI के जो मेरे दोस्त हैं उनसे बात हुई है, तो उनको बड़ी इस पर रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि अब फिर दोबारा जो बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने ये तासुर देना शुरू कर दिया कि शायद दे आर द वंस हु आर कॉलिंग शॉट्स, और वही जो तय करेंगे वही करारदाद की सूरत में बाहर निकलेगा। और इस पर जो JUIF और जो दूसरी छोटी जमातें हैं उनको बड़ी शदीद रिजर्वेशंस हैं कि कंसल्टेशन अगर होगी, करारदाद अगर होगी, तो वो तमाम जमातों से मुत्तफ़िक करके होगी, मिलजुल कर होगी। तो इस तरीके से एक जो वन साइडेड या बड़ी जमातें, इसलिए सिर्फ़ कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी जमातें हैं, वो रूल करें छोटी जमातों पर और अपना जो मकासद हैं वो करारदाद में ले आएँ, तो ये एक वहाँ पर एक रिजर्वेशन शुरू हो गई। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। 2 दिन रह गए हैं, इसमें सारा जो है ना वो बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी और पता चल जाएगा। आ जाते हैं रेकोडेक वाले केस पर। ये 2000 कहानी तो पुरानी है, जब केयर टेकर्स के ज़माने में मोइन कुरैशी साहब, देखें इसीलिए बाहर से अमेरिकन जो हैं या जो यूरोपियन हैं, ये जो वेस्ट है, वो अपने लोग पाकिस्तान में लगाने की कोशिश करता है। अपने वज़राए आज़म मोइन कुरैशी साहब के ज़माने में ये ठेका दिलवा दिया गया था ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को, फिर उन्होंने आगे किसी और कंपनी को इसको आउटसोर्स किया। एक बड़ी लंबी कहानी है कंपनियों की। लेकिन ये 2011 में गवर्नमेंट ने माइनिंग लीज़ के मामले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इशू किया और कि हम नहीं देंगे। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बेंच में थे, उसमें उन्होंने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिस पर जो ये कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, ये वर्ल्ड बैंक के एक फ़ोरम पर चली गई। एक आप ये समझें कि एक आलमी अदालत में चली गई आर्बिट्रेशन के लिए, यानी जो बनाई गया इन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने $12 अरब
का हर्जाना दायर किया। उन्होंने कहा जी कि $220 मिलियन हम खर्च कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं और हमने उसको डेवलप किया, लेकिन अब हमें हुकूमत इसकी वो लीज़ नहीं दे रही। तो वहाँ पर 2018 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रूल हुआ। फिर 2019 में इन्होंने ऐलान किया फ़ैसले का और $6 अरब पाकिस्तान पर पेनल्टी लगा दी गई। $4 अरब तो उन्होंने लगाया कि जी ये नुकसानात हैं और तकरीबन $2 अरब उन्होंने कहा कि इस पर इंटरेस्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान को देना है। तो पाकिस्तान ने इस पर अपील फ़ाइल की वहाँ पर और उनको ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने एक बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया। जिस तरह कारके इंटरनेशनल जो टर्किश कंपनी थी और वो राजा परवेज़ अशरफ साहब को राजा रेंटल का नाम दिया था ख्वाजा आसफ़ साहब ने, अब तो आपस में वो भाई हैं सारे, और ये कहा था कि ये मुल्क को लूट के ले गए हैं। उस केस में जो पेनल्टी पाकिस्तान को $1 अरब की थी तकरीबन, वो उसमें भी इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की और मुकदमा पेश किया और ये बताया, फोरम्स को भी बताया और टर्किश जो प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान है उनको ये बताया कि ये जो सारे का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ये करप्शन की बुनियाद पर था और ये मेरिट पर इसको नहीं किया गया था और इसमें बहुत ज़्यादा कमीशन इन्वॉल्व है, जिस पर तैयब एर्दोगान की मदाखलत से, टर्क गवर्नमेंट की मदाखलत से ये मामला सेटल हुआ और $1 अरब की जो पेनल्टी थी पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान की जान छूटी। अब ये $6 अरब जो है इसका भी स्टे ऑर्डर मिल गया और ये आप देखें चागी में बलूचिस्तान में जो ये सबसे बड़े जो सोने के और कॉपर के ज़खायर हैं, तकरीबन $500 अरब मालियत का वहाँ पर कॉपर, सोना और दूसरे मिनरल्स हैं। अब आप देखें $500 अरब, अगर आप किसी कंपनी को 50% पर भी दें और $250 अरब अगर पाकिस्तान को मिलें तो आप यकीन करें पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। यहाँ पर सड़कें जो है ना शीशे की बन जाएँ सारी, किसी के घर में कभी कोई बिजली ना जाए, पानी की किल्लत ना हो, हर गली मोहल्ले में स्कूल और हॉस्पिटल हों, और यानी पाकिस्तान जो है एक वो पाकिस्तान बन जाए जो शायद कायद आज़म के जो ख्वाब थे। आप ये देखें $500 बिलियन के ज़खायर हैं और इन्होंने इंतहाई सस्ते दामों ये सौदा कर लिया इसका। मैंने आपसे पहले कहा था कि मोइन कुरैशी साहब देखें, ये अमेरिका से इंपोर्ट होके आए थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ये ज़माना था 90s का। फिर बाद में सूरत हाल तब्दील हुई तो जो वेस्ट है उन्होंने, ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये क्यों मुख्तलिफ़ सियासतदानों को सपोर्ट करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, क्यों बिल क्लिंटन जो हैं वो परेशान हो गए और नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि छुड़वाना है, सऊदी किंग उसमें इन्वॉल्व हुआ, फिर हरीरी साहब इन्वॉल्व हुए और नवाज़ शरीफ साहब को बाहर ले गए। फिर क्या प्रॉब्लम थी कोंडालीसा राइस को कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए NRO वो लेके आए और कहा कि जी बिल्कुल आप इनको वापस लेके आएँ, और फिर वो मोहतरमा जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को वापस लेके आई। और परवेज़ मुशर्रफ साहब देखें, शुरू में इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने जिस वक्त नवाज़ शरीफ को हटाया, हालात ऐसे ही थे, नवाज़ शरीफ साहब बर्बाद करने की पूरे निज़ाम को कोशिश करके एक किंगडम और एक वो क्या कहते हैं, एक सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते थे, खलीफा बनना चाहते थे। तो उस वक्त बड़ा पहले 2 साल मुशर्रफ की बहुत तारीफ़ हुई, अप्रिसिएशन हुई, क्योंकि उन्होंने वाकई करप्शन को पकड़ा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने भी आके तो उन्हीं लोगों को अपने साथ में लाया, करप्ट लोगों को मिला के तो उन्होंने गवर्नमेंट बना दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता परवेज़ मुशर्रफ भी उसी वो रंग में वो चले गए। और फिर आप देखें कितना इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इसको समझें आप इस बात को। ये जिन लोगों को नवाज़ शरीफ साहब हों, मोहतरमा की अभी की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हो, या जो दूसरे बहुत सारे हमारे नेशनलिस्ट रहनुमा हैं जो अफ़गानिस्तान में पनाह लेते हैं, जाके बाहर जाके लेते हैं, ये सारे के सारे जो इनके जो मफादात हैं ये उन क़ुव्वतों से, उन ताकतों से जुड़े हुए मफादात हैं। और पाकिस्तान में आकर ये कोई भारत से दोस्ती का दर्स देता है इस तरह से कि जी आप कश्मीर को अबैंडन कर दें, कोई आके कहता है कि जी आप ये जो अफ़गानिस्तान के साथ जो ड्यूरेंट लाइन के मसले पर, अफ़गान इशू पर बात करना शुरू कर देते हैं, कोई जो हैं वो किसी और मुल्क की सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ जो बर्बादी हुई है उसकी वजह ये थी कि जो हमारे अकाबरीन थे उनके मफादात दूसरी क़ुव्वतों से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो समझते थे कि हम हुकूमत में पाकिस्तानी आवाम की मदद की वजह से नहीं आते, बैरूनी ताकतों की मदद की वजह से आते हैं, या फिर अगर पिंडी हमारी मदद करे तो राब्ता इनका इसी तरह से रहता था। और ये बेसिकली एक क्लासिक
एग्जाम्पल है ये जो रिकोडेक का केस है कि किस तरीके से जो बैरूनी जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान के लोग किस तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके नतीजे में ये कोशिश की जाती है कि वो हुकूमतों में रहें ताकि पाकिस्तान के मफादात को बेच सकें और दूसरे लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इमरान खान साहब का एक विज़न के बीबीसी की तरह पीटीवी को बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आप अरशद खान साहब को ले आए और उनको बना दिया पीटीवी का चेयरमैन। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जिसमें उन्होंने सारे वो लोग, वो ज़ुहैर खालिक, राशिद खान और यूसुफ सलाउद्दीन और ये सारे लोग उन्होंने उसमें ऐड कर लिए और जो मनमानियाँ की वहाँ पर उन्होंने माजी के भी रिकॉर्ड उन्होंने वो सारे के सारे जो है ना रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि वो तोड़ दिए। पता नहीं क्या कुछ करते रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन हुई और उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि जनाब ये बिल्कुल टोटली इलीगल है, ये गैर कानूनी है। और फिर जो असल फ़ैसले का हिस्सा है उसमें उन्होंने अरशद खान, राशिद खान, ज़ुहैर खालिक और एक और बंदा, उनको कहा कि वो आप इनको दोबारा इन पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी पब्लिक सेक्टर जो कोई है उसमें उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये अब क्वालिफ़ाई नहीं करते। अब आप मुझे बताएं, मैं ये एक मिसाल है। इमरान खान साहब को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं कि उनका विज़न है और वो चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इर्द गिर्द हैं उनके, वो पोजीशंस लेके जिस अंदाज़ में आगे से काम कर रहे हैं, ये सारा निज़ाम इसी की वजह से ख़राब है। तो बहरहाल ये एक ऐसा फ़ैसला है जिससे उम्मीद की जाती है कि अब पीटीवी के हालात बेहतर होंगे। और देखें, अभी फ़ैसला रिटर्न नहीं आया था, अनाउंस ही हुआ था और नोटिफिकेशन हो गया। इतनी जल्दी थी हुकूमत को भी। और राशिद खान साहब, अरशद खान साहब जो हैं, इनका जिस अंदाज़ में इन्होंने काम किया और लोगों को यहाँ पे खुश किया कि अभी रिटर्न डिसीजन नहीं आया था और नोटिफिकेशन आ गया और जनाब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने पीटीवी का चार्ज संभाल लिया। बहरहाल अपोजिशन की जो इजलास हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी का कि हम करारदाद पहले बना लें, जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, उस पर मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरी छोटी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ी पार्टियां फिर प्रिवेल करने की कोशिश कर रही हैं। मिलकर बात होगी, चाहे कोई पार्टी बड़ी है छोटी है, एपीसी में सबका दर्जा बराबर है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो इस मामले पर कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आते अपनी पोजीशन पर। और अब बात ये हो रही है कि जॉइंट सेशन में जो 40 अरकान अपोजिशन के गायब हो गए, नहीं आए, ये बिल्कुल वही केस हुआ जो सेनेट के इंतखाबात थे चेयरमैन के, और उसमें अपोजिशन के वैसे तो नंबर ज़्यादा है लेकिन वोट कम निकले। तहकीकात की बात हो रही है, जो तहकीकात की बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरे लोग। अब आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़ुद अपने भाई और उनकी अपनी जमात के अरकान जो हैं वो जॉइंट सेशन से गैर हाज़िर थे। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आउटकम 20 तारीख को निकलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह निगहबान।